आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आज हम सवाल साझा करेंगे। जो रिकॉल क्वेश्चंस हमारे पास आए थे क्लरिकल टू ऑफिसर बड़ौदा यूपी बैंक के साथियों ने भेजा था, तो उनका धन्यवाद करेंगे। और पिछले सेशन में हमने 30 क्वेश्चन पे चर्चा की थी। आज ये पार्ट 2 है जिसमें 30 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग के लिए इंटरव्यू की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि जीवन बड़ा अद्भुत है। हमें सीखना होता है चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए और उनमें कार्य साधक ज्ञान के साथ प्रवीणता प्राप्त करने के लिए, और किसी उद्देश्य के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हमें कला कौशल हासिल करने की जरूरत होती है और अपनी योग्यता साबित करनी होती है। उसके लिए ज्ञान कौशल की जरूरत होती है। हम ये ज्ञान कौशल खुद पढ़ के या जो है आप सीख कर या अपने अनुभव से जो है आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं उनसे सीख कर आप इसको पूरा करते हैं और उसका प्रदर्शन फिर अपने काम में करते हैं, तो आपका जीवन सफल होता है। बहुत सारे साथियों का अभिनंदन और बधाई आ रहा है। तो सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। रितेश कुमार सिन्हा जी बधाई दे रहे हैं, गुलशन कुमार जी, कीर्ति अहिरवार जी, राज जी, मयंक जी, सभी साथी मुझे धन्यवाद कर रहे हैं और क्या बधाई दे रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आज देखे होंगे, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हिंदी साहित्य सेवी सम्मान मुझे मिला। तो आप सभी का मैं बहुत आपके ब्लेसिंग्स और आप लोग के शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये आप ही लोग के कुछ शुभकामनाएं होंगी जिसके कारण ये इस योग्य मुझे समझा गया। न जाने ये किन की दुआओं का असर है, मैं डूबता जाता हूँ और समंदर मुझे उछाल देता है। और जब भी ऐसा कोई मौका आता है तो खुशियों के साथ मुझे पाल लेता है। तो ये सब आपकी शुभकामनाओं का असर है। और आप लोग जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा मानते हैं, उसी का ही वजह होगा जिसकी वजह से इस योग्यता के साथ मुझे नवाजा गया। और आज जो है ये हिंदी भवन में कार्यक्रम के तहत ये जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है उसके द्वारा ये अभिनंदन कराया गया। महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगू भाई पटेल जी के कर कमलों से हिंदी सेवी सम्मान जो है मुझे मिला। मैं उनके लिए अपनी कृतज्ञता जो है जाहिर करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और खास करके संस्था से ही रिकमेंडेशन गया था, तो हम सभी जो हमारे जो कार्यपालक गण हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो जीवन में ऐसे मौके आएंगे जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो चीज़ें मिलती हैं और आपको एक प्रोत्साहन जरूरी होता है। और अपने कार्य निष्पादन के साथ छोटी छोटी खुशियों को आप जिस तरह से सीखते रहिए। तो मैं आप सभी का हौसला अफजाई करता हूँ कि सुख भी बहुत होगा तो परेशानियां भी बहुत होंगी, लाभ भी बहुत होगा तो हानियां भी बहुत होंगी। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया वो मेहरबानियां भी बहुत होंगी, मेहरबानियां भी बहुत होंगी। और यूं ही पुरस्कार नहीं मिला, उसके लिए सफलता की कहानियां भी बहुत होंगी। और जब ये मिला है तो उसके खुशियों की निशानियां भी बहुत होंगी और ऊपर वाले की मेहरबानियां भी बहुत होंगी। तो जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मेहरबानी से हो रहा है, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम सवाल साझा कर रहे हैं अगले सवाल पर। पिछले सेशन में दो सवालों पे डाउट था, उस पर मैं छोटा छोटा अभी आपको टिप्पणी करके आगे बढ़ते हैं। एक सवाल तो ये था कि जो RBIA जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर जो है सबमिट करते हैं अपने रीजनल ऑफिस मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, तो रीजनल ऑफिस जो है ब्रांच को कितने दिनों में सबमिट करता है। तो आपकी पॉलिसी का अध्ययन करने पर ये क्लियर हुआ कि ऑडिटर जो रिपोर्ट है वो 7 दिनों के अंदर जो है कंट्रोलिंग ऑफिस को मिलता है, HO और RO को। और RO जो है ब्रांचेस को 3 दिनों के अंदर भेजता है उनको मिलने के बाद। तो सही उत्तर होगा 3 दिन। कोई साथी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेगा? और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? कोई भी साथी जो आपके बड़ौदा यूपी बैंक से हैं कि इस पर जो जो साथ, हाँ राज जी बताइए। नहीं सर, इसका क्लियर नहीं है सर। ये तो 7 दिन ही लगा के आ गए थे, क्लियर नहीं है इसका। 7 दिन लगा के आ गए थे, बट ज्यादातर साथियों ने ये बोला कि रीजनल ऑफिस जो है
ब्रांचेस को कब भेजेगा, और आपकी गाइडलाइन में जो है ये क्लियर दिया है कि रीजनल ऑफिस जो है ब्रांच को 3 डेज में भेजेगा, तो 3 डेज जी। जो है वो सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है सर, मैंने भी पढ़ा था। हाँ, जी। तो ये आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि सवाल जैसा पूछा जाएगा जवाब ऐसा होगा, और आपकी पॉलिसी में एकदम क्लियरिटी के साथ लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर हैं वो 7 दिन में किसको भेजेंगे, आरओ और एचओ को भेजेंगे। अब आरओ की जिम्मेदारी है कि उनको मिलने के 3 दिन के अंदर ब्रांचेस को भेज दे, तो सही उत्तर होगा 3 डेज, ठीक है। और दूसरा एक सवाल था कि कोई लिमिटेड कंपनी है जो उसका टर्नओवर कितना होगा, तो वो हाई रिस्क में होगा। तो हम लोगों ने उसमें देखा आपकी पॉलिसी वो 50 करोड़ है, 50 करोड़ से ऊपर की जो होगी वो होगा आपका हाई रिस्क में। तो ये दो क्लियरिटी हो गई आपकी, तो आप पिछले 30 सवाल का जवाब उसको सही करके देख लीजिए। अब अगला सवाल चलते हैं, पहला आज के सेशन का ये पहला सवाल है। सवाल नंबर 31, इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ ए फर्म। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते फौजी प्रदीप जी, क्या खबर है। बढ़िया है सर। देखे अचानक अभी आए तो क्लास चल रहा है तो ज्वाइन कर लिए सर। एक विसिल ब्लोअर वाली पॉलिसी में थोड़ा सा डाउट था। बोलिए। उसमें जो हमने कंटेंट भेजा था, ये उसमें दिया था कि होम टू एड्रेस, मतलब लिफाफे के ऊपर क्या लिखा जाएगा। हम्म। तो उसमें लिखा गया था कि एड्रेस टू सीबीओ करके था। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। अगर पढ़े हो तो प्लीज क्लैरिफाई सर। हाँ, लेकिन आपके जो साथी हैं एग्जामिनेशन में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने कहा कि उस लिफाफे में क्या लिख के भेजा जाएगा, तो कंप्लेंट्स अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी। जबकि सवाल ये नहीं पूछा गया था कि किसको एड्रेस किया जाएगा, क्या लिखा जाएगा ऊपर में, ये लिखा था। हाँ सर यही था। हाँ, तो आप उसमें सोचिए कि जो उसमें बोला गया था कि क्या लिखा जाएगा, तो उसमें लिखा जाएगा आपका कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी। और किसको भेजा जाएगा, तो जो उसमें ऐसा तो पूछा नहीं था। तो कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी, मैंने पॉलिसी पढ़ा है, पॉलिसी में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे हमने विजिल फ्लोअर ही लिखा था, लेकिन सही है। ठीक है, तो टीबीओ का कंप्लेंट। डिटेल सर ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। आंसर पूछा था कि किसमें, जो आप बता रहे हैं कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी, वो आंसर ही बस पूछा हुआ था सर। हाँ, ये आप दो पॉलिसी में पढ़े होंगे, एक तो पिटपी पॉलिसी में पढ़े होंगे, उसमें लिखा है कंप्लेंट अंडर पिटपी जो गवर्नमेंट को जाती है वहां पर। और बैंकों में चूंकि उसी के तहत पॉलिसी में विसिल ब्लोअर पॉलिसी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी है, तो इसीलिए हम उसमें बीयूपीवी की पॉलिसी में या दूसरे बैंकों की पॉलिसी में भी उसमें लिखा रहता है कंप्लेंट्स अंडर विसिल ब्लोअर। तो इसमें क्या होता है, जब कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर लिखा जाता है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, भेजने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाता है, और बहुत सारी चीजें जो पॉलिसी में हमने पढ़ी है। ये भी सर क्वेश्चन में ही था उसमें कि प्राइवेसी आप कस्टमर की रखनी है और हाँ, अंडर सीबीओ करके, और फिर उसमें फिर आंसर था विसिल ब्लोअर पॉलिसी करके। बराबर बराबर। तो चूंकि इस बार आपके क्वेश्चन जो है लेंदी थे, जिसकी वजह से आपको काफी थोड़े से मतलब उसमें कंफ्यूजन हुआ है हमारे साथियों को, लेकिन आंसर जो है अभी क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं, स्क्रीन पर आपका है कि प्रदीप जी, फौजी प्रदीप जी, सवाल देखिए, सवाल पढ़िए तो क्या लिखा है सवाल। तब तक हम देखते हैं सवाल, तो ये पढ़े भी नहीं होंगे आप लोग ना। नहीं हाँ सर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इफ सैंक्शन लिमिट ऑफ अ फर्म इज रुपीज 5 लाख, स्टॉक इज रुपीज 8 लाख एंड मार्जिन इज 25%, देन प्लीज कैलकुलेट द ड्राइंग पावर। समझा दीजिए क्या होगा। इसमें ड्राइंग पावर सर वैसे 5 लाख ही होगा, 6 लाख आएगा, लेकिन अब सैंक्शन लिमिट चूंकि 5 लाख है और सैंक्शन लिमिट से ज्यादा ड्राइंग पावर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर 5 लाख ही होगा। बहुत बढ़िया, हमारे सभी साथियों ने जितना भी आया, किसी ने गलत नहीं किया है, जितने लोगों का फीडबैक आया और कई लोगों का फीडबैक आया, सभी ने सही किया है, क्योंकि ये सवाल जो है कॉमन, मतलब ये सॉरी रिकॉल सीरीज में इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमेशा बार बार रिपीट हो रहा है। तो सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, स्टॉक 8 लाख है, मार्जिन 25% है। तो जो मार्जिन होता है स्टॉक पर मार्जिन निकाला जाता है, तो स्टॉक 8 लाख का 25% 2 लाख होगा, 8 में से 2 घटा देंगे, 6 लाख ड्राइंग पावर होगा। लेकिन चूंकि सैंक्शन लिमिट ही 5 लाख है, तो ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि फौजी प्रदीप जी ने कहा, इसलिए 5 लाख आंसर होगा। अगला सवाल, विच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन एन एम तरंग मोबाइल ऐप फैसिलिटी। तो आपके बैंक का ये मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप का नाम क्या है राजकुमार जी आपके बैंक का। सर बीयूपीजीबी एम तरंग। एम तरंग, बी यू पी बी
एम तरंग, BUPGBM तरंग करके। PGBM तरंग है। और इसमें कौन सी फैसिलिटी नहीं है? ये भी नहीं। सर इनकम टैक्स फाइल करने की। टैक्स फाइल करने या टैक्स पेमेंट फैसिलिटी नहीं है, सभी साथी सही किए हैं। और BUPBM तरंग मोबाइल ऐप है, इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ऑन विच बेसिस द लोन इज गिवन अगेंस्ट द LIC पॉलिसीज। LIC पॉलिसी लेके कोई बैंक LIC पॉलिसी लेके कोई बैंक में आता है, तो कौन से वैल्यू को बेस बनाकर जो है बैंक LIC पॉलिसी के अगेंस्ट जो है लोन देती है? तो सभी साथियों ने इसको सही किया होगा, क्योंकि जो उनका सरेंडर वैल्यू है, आज की तारीख पर जो LIC को सरेंडर करेंगे उस वैल्यू को हम मानते हैं और उसमें मार्जिन रखते हुए लोन देते हैं। तो ये शायद किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये भी बहुत लंबा दिया था क्या, कि वन लाइनर ऐसे ही था? ज्यादा लेंदी नहीं बनाया था इसको अच्छा, सर। ओके, ऐसे ही। लेकिन वन लाइनर से थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही था। ओके। हम्म, If counterfeit notes is detected in the deposit counter, then what the bank does? मतलब जब भी काउंटरफिट करेंसी नोट काउंटर पे मिलता है, तो बैंक को क्या करना चाहिए? ये ऐसा आया था सवाल। जी सर। तो एक नोट के बारे में सर लिखा था। अच्छा, एक नोट सर मिलता है इसमें तो क्या करना चाहिए? जी। सर एक एक मिले या कुछ भी मिले सर, उसको काउंटर फीड करके इम्पाउंड करके जब्त करना ही होता है। आंसर में यही था सर। सर एक नोट नहीं था सर, वन नोट एंड अबव था सर। अच्छा, वन नेट नोट एंड अबव था, तो ठीक था। मतलब वो जो भी होगा उसमें ऑप्शन में इम्पाउंडेड था ना, तो इट शुड बी ठीक सर। इम्पाउंडेड। हाँ, सर कोई समझ में आ गया एक था, तो था, क्वेश्चन ये कर दिया एक था। तो था टेंडरर को रिटर्न कर देंगे, एक था हाँ। फाड़ देंगे, एक था मतलब इम्पाउंड करके उसको जब्त कर लेंगे। तो ये अच्छा, वाला सही था सर। सही। इम्पाउंड वाला सही था सर। वैसे आप लोग ज़्यादातर कैश में डील करते हो, तो अभी एग्जामिनेशन तो हो गया है। एक हम कैश का बढ़िया एक ट्रेनिंग देंगे आपको, ताकि ना नोट के बारे में आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो नोट रिफंड रोल का जो कुछ अपडेट आया है उस पर मैं दूंगा, तो अच्छा रहेगा, आप लोग सीख जाएंगे ना। एक आध दिन छुट्टी के दिन कर लेंगे उसको। तो काउंटरफिट नोट के लिए सभी साथी इनको सही किए होंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। If the liability of a borrower is paid by the guarantor, then what is the right of guarantor? अगर कोई बोरोवर है, वो लोन का किस्त या लोन की राशि नहीं पटा पा रहा है, तो बैंक क्या करती है? बैंक जो है गारंटर को भी नोटिस देती है, और गारंटर जो है उसको चुका देता है, क्योंकि गारंटर की लाइबिलिटी जो है प्रिंसिपल बोरोवर जैसा हो जाता है। जब गारंटर चुका देता है तो गारंटर के पास एक राइट आ जाता है। तो उस राइट को क्या कहते हैं? आप सभी साथी जो है, कई साथियों को कन्फ्यूजन था इसमें, बट इसको राइट ऑफ सब्रोगेशन था। इसमें ऑप्शन में और क्या क्या थे, कोई साथी बता सर पाएगा? क्वेश्चन सर क्वेश्चन इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं ये था नहीं सर। था। ये नहीं था। क्वेश्चन ही नहीं था सर। क्वेश्चन ये था कि कोई थर्ड पर्सन अगर उसके मतलब उसके फेवर में लेता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, तो गारंटी इसका उसका आंसर आंसर सर था सर। गारंटी होता है, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छा, हम्म। अगर जी। वन फर्स्ट पर्सन, पर्सन अगर लोन आंसर में गारंटी था, गारंटी ना था। चुकाए, थर्ड पर्सन अगर कुछ उसके बिहाफ पे पेमेंट करता है तो उसको गारंटी करता है सर। इफ ए थर्ड पर्सन टेक्स द सियोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय ए बोरोवर, देन इट इज कॉल्ड एज ए, ऐसा आया होगा कि हाँ अगर हाँ, ऐसे ही था, ऐसे ही था सर। किसी उधार ग्रहता के लोन चुकाने की सियोरिटी लेता है, तो उसको जी क्या जी। कहते हैं? उसको गारंटी कहते हैं। यस सर। लेकिन जिस साथी ने भेजा था, क्योंकि सभी साथियों ने तो सवाल नहीं भेजा, आपका सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन केवल 4 साथियों ने ही सवाल भेजा। तो आप लोग मतलब सवाल तो पूरे आ गए हैं मेरे पास, लेकिन आप लोग अभी हैं तो ये क्लियरिटी हो जा रहा है कि क्या सवाल आया था। तो हम उनका भी सम्मान करेंगे, है ना, जो भेजा है सवाल एक अपने लैंग्वेज में, लेकिन क्लियरिटी हो गया। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये सवाल आया था। इफ ए लोन अकाउंट इज जी रेगुलर फॉर 61 days to 90 days, देन इट शुड बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ अकाउंट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, SMA 0 अकाउंट, SMA 1 अकाउंट, SMA 2 अकाउंट, और SMA लॉस लॉस अकाउंट? कौन सा अकाउंट होगा जी, राजकुमार जी? सर, SMA 2 होगा। SMA 2 होगा। जी और SMA 0 कब होगा? सर, वो अगर जीरो से एक दिन से 30 दिन वाला अगर होता है तो हम्म। सर SMA 0 हो जाएगा। 31 से 60 दिन तक अगर होगा सर तो SMA 1 हो जाएगा। अगर 61 से 30 दिन होगा तो SMA 2 हो जाएगा सर। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। और NPA कब हो जाएगा?
सर अगर वो 90 डेज के बाद अगर हो रहा है तो सर हाँ, एनपीए में डबल चला इंश्योरेंस जाएगा। हो जाएगा, एनपी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और लॉस कब हो जाएगा? सर अगर डाउटफुल 3 के बाद सर लॉस ही है उसमें। डाउटफुल 2 के बाद जब डाउटफुल सर 3 में या आएगा तो सर लॉस सर ही या है। ऑडिट में घोषित हो जाए कि हाँ ये लॉस का है, या कोई से भी ऑडिट में। या या उसका जो वैल्यू है सर वो 10% से नीचे आ जाएगा अगर, तो उससे भी हो जाएगा सर। हाँ, तो दो कंडीशन है लॉस का, या तो बैंक का इंटरनल ऑडिट या बैंक मैनेजमेंट या आरबीआई या नाबार्ड या कोई भी स्टेट ऑडिट अगर उसमें लॉस डिक्लेयर करता है तो लॉस में चला जाएगा, या किसी अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर हो जाता है तो लॉस में चला जाएगा, या किसी भी समय उसकी सिक्योरिटी उसके आउटस्टैंडिंग वैल्यू से 10% से नीचे हो जाता है तो लॉस में चला जाएगा। लेकिन आपने जो कहा वो डाउटफुल के बाद हो जाएगा, वो गलत है, बस बाकी सब सही। ठीक है, क्योंकि डाउटफुल के बाद लॉस में जाता है ऐसा नहीं है, डाउटफुल में लंबे समय तक पड़ा होता है, भले ही उसमें 100% हो ही जानो, बट जब बैंक डिक्लेयर कर देगी उसको लॉस में तो लॉस होगा। चलिए, ये बढ़िया है, आपने सही किया होगा, इसमें ज़्यादातर साथियों को कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन ये सवाल हमेशा पूछा जा रहा है, ऐसे में टू का सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे में जीरो का भी सवाल पूछता है, 0 से 30 डेज वाला, एक दिन से लेकर 30 डेज वाला। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा नया टाइप का सवाल है, लेकिन टाई अप पूछता है, बैंकों के टाई अप कहाँ कहाँ होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बीयूपीबी का टाई अप किसके साथ है कुमार जी? नीवा बूपा के साथ है सर। नेमा बूपा के नीवा साथ। बूपा। अच्छा, ये सवाल क्यों पूछा गया है धर्मेंद्र जी? क्यों पूछा गया? हेल्थ कॉन्शियस होना है ना सबको, हेल्थ इंश्योरेंस देना है ना, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इसीलिए पूछा गया है, और ये टाई अप अभी बार बार पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट का भी इंश्योरेंस को लेकर सर बहुत वो है, सबको हाँ, इंश्योरेंस होना चाहिए। सबको इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सुरक्षा का भाव आता है, और फ्यूचर में सडन कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी आ जाती है ना, तो उसके लिए ये जो है आप तैयार रहने के लिए इसको दिया है। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका टाई अप है। और एक जो लाइफ वाला किसके साथ है आपका? एक नॉन लाइफ और भी होता आईसीआई होगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ है सर। इंडिया फर्स्ट के साथ भी है सर, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस। फर्स्ट के इंडिया साथ है फर्स्ट सर है। लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आपने ट्रैक्टर फाइनेंस किया या कोई घर का इंश्योरेंस करना है एसेट्स का, तो किसके साथ करते हैं आप लोग? जनरल इंश्योरेंस है। इंडिया फर्स्ट है सर। इंडिया फर्स्ट है। मतलब जैसे किसी किराने वाले को लोन देते हैं तो उसका स्टॉक को फाइनेंस करते हैं ना, जनरल इंश्योरेंस करते हैं, तो उसको किससे करते हैं? इंडिया सर फर्स्ट। रिलायंस से भी करते हैं, सर रिलायंस से भी करते हैं। टाई अप उसके साथ भी है, रिलायंस के साथ भी। जी 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 हाँ सर। सर, रिलायंस के साथ भी है। ओके। और एक तीन है सर, तीन। ORS, ओरिएंटल, हम्म, रिलायंस, हम्म, SBI। ओके। और हेल्थ वाला सिर्फ इसी के साथ है, मेसर्स नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नहीं ठीक है। सर, इसमें भी नहीं सर सर, केयर केयर हेल्थ, हेल्थ से भी है सर। स्टार नहीं सर, हेल्थ, कई इंडिया सारी हेल्थ। कंपनी है कॉर्पोरेट सर। टाई अप पूछा था, क्वेश्चन था सर कॉर्पोरेट टाई अप। कॉर्पोरेट टाई अप पूछा था। ओके, असल में सर आंसर में केयर हेल्थ का ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ हेल्थ में सिर्फ यही था नीवा बुपा, तो इसका आंसर यही था। बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विच चार्जेस टू बी क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन टेकन बाय द बोरोवर? अगर कोई बोरोवर ने लोन लिया है और उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी में इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है, तो आप कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे? ये तो सिंपल सा सवाल पूछ दिया, तो आप लोग सही किए होंगे। क्या जवाब दिया आपने कुमार जी? मॉर्गेज सर, मॉर्गेज मॉर्गेज। सर। मॉर्गेज है, ये कॉमन सवाल में से है। वैसे देखा जाए तो आपके 30% तो रिकॉल क्वेश्चन से भी सवाल आए हैं, है ना? कि जो आप टोटल, जब मैं 60 सवाल डिस्कस कर लूंगा तो आप लोग ग्रुप में डाल देना कि इतने सवाल तो रिकॉल हैं बहुत इजीली, जिसको 5-5 सेकंड भी नहीं लगाया होगा आपने, है ना? हाँ सर, 30 क्वेश्चन क्वेश्चन थे सर रिकॉर्ड के। जी सर। रिकॉल के थे, लेकिन ये क्वेश्चन इतने छोटे नहीं थे। इसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिया था, लेकिन आंसर बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि यही होगा, मॉर्गेज होगा। ओके, उत्तर हाँ तो प्रदेश में उत्तर क्लियर था। उत्तर क्लियर था। चलिए, तो जैसा हमारे फौजी प्रदीप जी ने हमें उत्तर प्रदेश बुला लिया, तो जब सारे साथी सफल होंगे तो हम लोग फिर एक बार उत्तर की तलाश में उत्तर प्रदेश आएंगे। और इस बार तो ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए, अगली बार थोड़ा बता के आएंगे फौजी प्रदीप जी, तो आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे, अच्छा लगता है जब मिलते हैं ना।
बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपका उत्तर क्लियर था, मॉर्गेज। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल टूल फॉर एनपी रिकवरी? एनपी रिकवरी का लीगल टूल कौन सा नहीं है? सरफेसी एक्शन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सूट फाइल, वन टाइम सेटलमेंट, कंप्रोमाइज। तो इसमें और क्या क्या ऑप्शन था? एक और ऑप्शन रहा होगा। TRAT सर था वन सर, टाइम सेटलमेंट नहीं था, TRAT। वन टाइम कंप्रोमाइज था। सेटलमेंट नहीं था, अरे था। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट था सर। ठीक है, दोनों बराबर है, कंप्रोमाइज था। एक और क्या था? DRAT भी ऑप्शन था कॉम्प्रोम सर इसमें। अच्छा, एक डीआरएटी भी था। जी सर। डीआरटी भी था, डीआरएटी भी था, सूट फाइल था, सरफेसी था, और वन टाइम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट सेटलमेंट। बोल रहे हैं, वो था बोल रहे हैं ना? कॉम्प्रोमाइज, जी जी। ठीक है, वन टाइम सेटलमेंट भी वही है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साइन ऑन द बैक साइड ऑफ चेक फॉर नेगोशिएशन पर्पस ऑफ पेमेंट टू अदर वन इज कॉल्ड। अगर कोई चेक के पीछे इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिए, साइन कर दे, तो उस ताकि उस चेक का भुगतान उस व्यक्ति को कर दिया जाए, तो इस पूरी गतिविधि को क्या कहते हैं? तो ये सवाल ऐसा पूछा था कि कुछ और पूछा था? जी सर ऐसे ऐसा ही ही था था सर, लेकिन लगभग। थोड़ा सा और बढ़ा दिया था लाइन उसमें। सर हर चीज में ना उसने लाइनें कहीं कहीं बढ़ा दी थी बस। क्वेश्चन आंसर तो समझ में आ रहे थे कि आंसर यही है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी पढ़ना पड़ रहा था सर, क्योंकि गलती ना हो जाए बस कहीं से। हाँ, सही बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़्यादातर साथियों का ये कहना है कि सर कई बार नोट पूछा रहता है, लेकिन हम नोट को पढ़ नहीं पाते हैं और फिर आंसर गलत हो जाता है। चलिए, तो इंडोर्समेंट इसका है कि अगर चेक के पीछे इस उद्देश्य से दस्तखत कर दिया जाए कि उस चेक का भुगतान लिखे गए व्यक्ति को कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं निगोशिएशन, और इस पूरे गतिविधि को कहते हैं इंडोर्समेंट, इंडोर्स कर दिया गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ ए करंट अकाउंट होल्डर डज नॉट मेंटेन द एवरेज क्वार्टरली बैलेंस ऑफ ₹5,000 इन अर्बन एरिया, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस चार्ज पर क्वार्टर एज पर BUPB सर्विस चार्ज पॉलिसी? तो BUPB सर्विस चार्ज पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो अर्बन एरिया के जो कस्टमर हैं, करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उनको 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। और 5,000 का जब बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो उनको जो है एक सर्विस चार्ज लगता है, वो लगेगा ₹600 पर क्वार्टर। अगर ये रूरल और सेमी अर्बन है, तो यहाँ पर 400 पर क्वार्टर लगता है। अगर अर्बन है तो 600 पर क्वार्टर लगता है, और मेट्रो है तो कितना लगता है? ₹800 पर क्वार्टर लगता है। तो यहाँ पर तो कुछ एक दो साथियों ने इसको गलत कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर साथियों ने इसको सही किया है। हाँ, फौजी प्रदीप जी, ये उत्तर सही है आपका, उत्तर प्रदेश से आए हैं आप तो। सर्विस सर्विस चार्ज पॉलिसी करंट अकाउंट का पूछ दिया, देखिए, है ना? अच्छा, ये मेट्रो में 10,000 का जो है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है, अर्बन में 5,000 का है, और सेमी अर्बन में कितना है? 2,000। रूरल में जी सर 2000। 2,000। रूरल और सेमी अर्बन के दोनों 2 ही हजार है सर। चलिए, सर बढ़िया। ये गलत हो गया, जैसे याद किए थे 400 600 800, तो हाँ, वहां मेजर ऐसे कर लिए कि रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन ऐसे मेजर करके लगा दिए सर, गलत तो हो गया। 800 लगा दिया आपने। जी सर। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ लिखा है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज हाउ मच विल नॉट बी पेड इन केस एंड इट विल बी पेड थ्रू द अकाउंट ओनली। डिमांड ड्राफ्ट कितने रुपए का कैश में पेमेंट नहीं होगा और एक खाते में ही पेमेंट होगा? ऐसा सवाल आया था कि कुछ घुमा के आया था? ऐसा ही था, लेकिन और लंबा कर दिया था सर इसको। लंबा कर दिया इसको था। 2-3 लाइन में कर रखा था क्वेश्चन को सर। अच्छा, और आंसर क्या था उसका? वही था सर, डिमांड ड्राफ्ट किस केस में सर, ये नहीं था, डिमांड ड्राफ्ट के केस में था कि कितने के ऊपर सर वो कैश में इशू नहीं होगा, और वो क्या नाम है, अकाउंट से या चेक के थ्रू इशू होगा, तो वो तो 50,000 सर था सर। दोनों और क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे, दोनों थे सर। सर दोनों क्वेश्चन थे, 50,000 20,000 दोनों क्वेश्चन थे। अच्छा, सर तो इवन एफडी डीडी का का कैश सर पेमेंट ट्रांजेक्शन जो 20,000 कोड वाला है एफडी वो का भी था। पूछा गया था, 16 नंबर सर। अच्छा, सर रविंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ, अमन जी, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए, एक एक सर करके। डीडी इशू करने का था डीडी और वाला, एफडी का कैश पेमेंट ठीक है, करना था। अमन अमन जी बोलिए, जी एक सर। एक बोले, ये तो अच्छा सर रहे। एफडी के कैश पेमेंट का था और डीडी को इशू करने का था। अच्छा, जी ये सर, जी सर, FDR का यही था। था। हाँ, कैश पेमेंट में FDR का था, चलिए बढ़िया है, ये अच्छा हो गया। तो सर ये इसका आंसर FDR, 50,000 होगा ना, डीडी का। इसका आंसर 20,000 होगा। पेमेंट के केस में अंडर सेक्शन 2 नहीं से नहीं क्या सर, इशू इशू करने का था सर। इशू करने वाला 50,000 हाँ है तो ना? सर उसका 50,000 ही लगा। हाँ, तो ये पेमेंट करने के लिए हमारे साथी ने क्लियर किया, अमन जी ने, कि पेमेंट करते समय FDR का पूछा गया था और इशू करते समय डिमांड ड्राफ्ट का पूछा गया था। अगला सवाल देखिए,
डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज हाउ मच कैन नॉट बी इशूड इन कैश एट द काउंटर, है ना? तब बताओ। राजकुमार जी, आपका काउंटर ऐसा होना चाहिए जैसा स्क्रीन में मैंने लगाया है ना? देखो ऐसा काउंटर, काउंटर कहाँ मिल रहा है सर? ऐसा काउंटर बनाओ भाई, है? बड़े बड़े मुद्दतों के बाद वो हमारे बैंक काउंटर पर आई। मैनेजमेंट सर स्टाफ तो दे नहीं रहे हैं, काउंटर कहाँ से देंगे सही से? सुनो तो सही, बड़े मुद्दतों के बाद वो हमारे कैश काउंटर पर डीडी बनाने आई। अब आप ही बताइए, हम उनसे डीडी बनाएं कि उनसे बातें करें? तो आप बातें करिए पहले। तो यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज हाउ मच कैन नॉट बी इशूड, ये 50,000 में आपने इसमें जो है कि इसमें कोई डाउट था? इसमें लंबा था क्वेश्चन, ये कैसा था? लंबा था सर। लंबा था। चलिए फिर सर भी एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड थी कि अकाउंट से ही बनेगा, कैश के अच्छा। अलावा, बस ये था। अच्छा, अकाउंट से ही बनेगा कैश के अलावा। आपका काउंटर अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, आपके आसपास नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ग्राहक के लिए सुविधाजनक पेन वगैरह सारा स्टैंड होना चाहिए। अगर आप लोग इन्वेस्ट कर पाएँ तो एक अच्छे ग्राहक सेवा के प्रति जो है आप ठीक रहेगा। कभी मैं भी रिकॉर्ड करके मेरा के वो दिखाऊंगा, मेरा भी सेटअप दिखाऊंगा। आप लोग कभी आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे ऐसे चॉकलेट भी होने चाहिए आपके पास। ये चॉकलेट है ना, ये चॉकलेट सर चॉकलेट। हमारा ग्रामीण बैंक है सर। आप हो ना यार, आप हो ना, आप भी तो बैंक से कम नहीं हो, मैं सिखाऊंगा आपको, है ना? अपना ठीक है। चलिए, तो वॉल्यूम लो है बोल रहे हैं फौजी प्रदीप जी, वॉल्यूम लो है, मेरी आवाज़ कम है आप तक? ठीक है सर, ठीक है, नहीं। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, हैं फौजी प्रदीप जी, अपना वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन कोड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट? डिमांड ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजेक्शन कोड कितना है राजकुमार जी? कहीं दिख रहा है? बताइए इस 16 डिमांड सर, ड्राफ्ट में। 16 है। डिमांड ड्राफ्ट में कहाँ दिख रहा है बताइए? जी सर, दाहिने साइड में, नीचे साइड में है ना, वही है सर। बहुत बढ़िया। तो डिमांड ड्राफ्ट का ये यही पूछता है, डिमांड ड्राफ्ट का, है ना? और सेविंग के चेक का कितना है? सेविंग के चेक का 31 सर सर। सेविंग में 10 भी है और 31 भी है सर, मल्टीसिटी में 31 है, अब सिंपल वाले में अब 10 10 है तो सर। बंद ही हो गया ना अब तो। जी सर। दीपक जी आवाज बुलंद है बोल रहे हैं, हाँ सर ये ये। वाला क्वेश्चन जो है सीधा सीधा नहीं आया था। हम्म। पहले उन्होंने सर माइकर कोड के बारे में कुछ बताया हुआ था, फिर उसके बाद पूछा हुआ था कि डिमांड ड्राफ्ट का कोड क्या है, इस तरीके से दिया था। ये हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और उन्हीं को ही घुमा रहे हैं, बताइए हैं पहले क्या मैं। मिल जाता क्वेश्चन में सर, इतना घुमाया है कि क्या हाँ बताया जाए। जैसे हम लोगों को स्केल थ्री सवाल फोर आया का था पेपर लग रहा था। करने के लिए, हाँ। वो तो सर आपने इस वैसे ही तरीके घुमा से हम रहा लोगों को है। प्रिपेयर किया हुआ था कि किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम अच्छे हाँ। से और सही आंसर लगा पाए। अच्छा। तो उसका बड़ा ही लाभ मिला सर। हाँ। ओके। तो यहाँ पर जो है MICR कोड पहले पूछ लिया आपको तो कई लोग का, फिर भी लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में ट्रांजैक्शन कोड 16 है, और 31 जो कोड है वो सेविंग का है, और एक बैंकर चेक का पूछता है। तो अभी ज़्यादातर तो डिमांड ड्राफ्ट का ही पूछ रहा है। बैंकर चेक का 12 है और इसका 16 है। 12 है। हम्म। अगला सवाल, ये तो हाँ ये डिमांड ड्राफ्ट का कोड है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा पढ़िए। फौजी प्रदीप जी पढ़िए जरा। कोई और साथी पढ़ नो लीजिए। इनकम हाँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट कैपेसिटी अप टू डैश अंडर पीएम सूर्य घर बिजली योजना। ओके। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में आप इनकम डॉक्यूमेंट नहीं पूछेंगे, किसके लिए ये पूछा गया? क्या उत्तर है बताइए? 0 to 3 KB है सर। 0 to 3 KB, है ना? बहुत बढ़िया। तो 0 to 3 KB के लिए आपको कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं पूछना है। और इसके लिए फाइनेंस मैक्सिमम जो है कितना, 2 लाख तक है आपके बैंक में? जी सर, 2 लाख तक। मैक्सिमम 2 लाख है। नहीं सर, हाँ इसमें है सर, लेकिन ये योजना जो है 10 KB तक है, तो उसमें 10 लाख भी है सर। हाँ ठीक है, बट 3 KB तक करते हैं तो मैक्सिमम लोन जो है वो 2 लाख रुपए है। मार्जिन 10% है, 90% तक लोन हो जाता है। और इसका जो है मैक्सिमम 10 KB तक कर सकते हैं, और इनमें कितना सब्सिडी मिलता है? 78,000 तक। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। एक केवी में 30,000, सेकंड केवी में 60 हो जाएगा, और थर्ड केवी में सर 78,000 हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें
3 KB तक के जो उसमें कैपेसिटी का अगर यूनिट बिठाते हैं तो उनको कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट हम नहीं पूछेंगे, क्या चाहिए सैलरी स्लिप वगैरह, ITR वगैरह नहीं मांगेंगे और लोन दे देंगे उनको, ये एक बात कही गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट अप कस्टमर। वैसे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, किसी साथी को ऑप्शन याद है तो बता दीजिए। सर क्वेश्चन ये था कि कस्टमर एक अपना आधार पैन बैंक में देता है, तो हम्म। हम उसकी आइडेंटिटी की जो रक्षा करते हैं तो वो किस उसके मतलब अंडर में आता है, कस्टमर के राइट में। अच्छा, तो अच्छा, आधार नहीं, आधार पेन देता है तो उसको नहीं देना चाहिए दूसरे को, ये किस में आता है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, बेसिकली आइडेंटिटी जी सर हमको जी। रिवील नहीं करनी है किसी को, तो वो उनका कौन सा राइट है। ओके, तो ये राइट ऑफ प्राइवेसी है। वैसे 5 राइट क्या क्या हैं, किसी को आइडिया है? कुमार जी, 5 राइट क्या हैं? एक सर राइट राइट। ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाँ, राइट ऑफ प्राइवेसी, ठीक। और सर Right एक of है suitability. हाँ, राइट ऑफ सुटेबिलिटी, ठीक है। सुटेबिलिटी। हम्म, और बताइए। पहला राइट है राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ सुटेबिलिटी, राइट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट ऑफ फेयर डीलिंग, है ना, फेयर ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि भेदभाव ना करें, है ना। और एक हो गया राइट ऑफ प्राइवेसी, एक राइट ऑफ सुटेबिलिटी, और राइट ऑफ आपका ट्रांसपेरेंसी, और राइट ऑफ फेयर डीलिंग, फेयर ट्रीटमेंट, और एक होता है राइट ऑफ इस रिजोल्यूशन, जो उनके इशू रेस करेंगे तो उनका रिजोल्यूशन होना चाहिए। अगर कस्टमर कुछ भी कहता है, सलाह देता है, तो उसको आप रिड्रेस करें, आप उनको जवाब दें, है ना। तो ये 5 राइट्स हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक ग्राहक आता है और आपसे निवेदन करता है कि इच्छा जाहिर करता है कि मेरे को जॉइंट खाता खोलना है मेरे रिश्तेदार के साथ, लेकिन एक कंडीशन है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस खाते को मैं ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद ही मेरा पैसा जो है मेरे रिश्तेदार को दे दीजिएगा। इस तरह के खाते के मैंडेट को क्या कहते हैं? इफ ए कस्टमर वांट टू ओपन एन अकाउंट जॉइंटली विथ हिज रिलेटिव विथ मैंडेट दैट टिल ही विल लाइव ही विल ऑपरेट द अकाउंट and after his death the amount will be paid to his relative, this type of mandate is called as, क्या है? आइदर सर्वाइवर लिख रहे हैं हमारे साथी। नहीं, फॉर्मर और सर्वाइवर है फॉर्मर सर। फॉर्मर सर्वर। क्योंकि जब तक वो जिंदा है वो खुद ऑपरेट करेगा, उनके मरने के बाद जो है, खास करके जब भी ऐसे खाते माइनर के साथ या किसी और रिलेटिव के साथ खोलते हैं, तो उसमें ये रहता है कि मैं जब तक है, दोनों का पैसा है, दोनों के नाम पर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही ऑपरेट करूंगा। तब जो उनके फैमिली हैं वो ध्यान देते रहेंगे उनका, है ना, उनके कुछ होने पर ही वो पैसा उनको मिलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकाल पाएंगे। इसको फॉर्मर सर्वाइवर कहते हैं। और एक अकाउंट होता है, इसमें दोनों में से आइदर विल लाइव टिल ही विल ऑपरेट द अकाउंट, और सर्वाइवर भी उसको ऑपरेट कर सकता है, दोनों आइदर सर्वाइवर दोनों ऑपरेट कर सकते हैं जब तक वो जिंदा हैं, तो उसको बोलते हैं आइदर सर्वाइवर बोलते हैं। तो उसमें जिस दिन ड्यू होता है वो मैंडेट देते हैं कि या तो आइदर आ जाए तो पैसा दे देना, या सर्वाइवर आ जाए तो पैसा दे देना, उसको आइदर सर्वाइवर कहते हैं। उसका भी एक सवाल आया था पिछले स्लाइड में, हमने डिस्कस किए थे कि फिक्स डिपॉजिट रिसिट है, जॉइंटली ऑपरेटेड है, आइदर सर्वाइवर मैंडेट है, सी नॉमिनी है, एक की मृत्यु हो जाती है, मैच्योरिटी के बाद पेमेंट लेने, पेमेंट जो है बैंक किसको देगा? किसको देगा बताइए? बी को देगा, सर्वाइवर को। बी को। सर्वाइवर को देगा। अच्छा, एक सर्वाइवर। और बात है, जैसे कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, किसी अकाउंट की डेथ हो जाती है, और उसमें हम ये इंतजार करते हैं कि उनका कोई लीगल हेयर या नॉमिनी क्लेमेंट जो है इन्फॉर्म कर दे कि इनकी डेथ हो गई है। डेथ होने के बाद हम डेथ मार्क कर देते हैं ताकि उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए, उसमें पेमेंट वगैरह ना हो, क्योंकि अब हमारा एग्रीमेंट टूट गया है। अगर पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी में जो बताने वाला हूँ ये, कि अगर कितने महीने तक वो क्लेमेंट नहीं आए तो आप तलाश करेंगे कि नॉमिनी को यहाँ पहुंचेंगे कि आप नॉमिनेशन है, ऐसा करके। तो ये कोई साथी जानते हैं? डिसीज वाले सेशन में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा। हाँ, फौजी प्रदीप जी, सुना ही वाला बात, जिससे मान लीजिए किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो अकाउंट होल्डर के जो लीगल हेयर हैं, नॉमिनी है, क्लेमेंट हैं, वो बता दें। तो नहीं बताते हैं तो बैंक का एक दायित्व होता है कि 6 महीने तक इंतजार करेंगे। 6 महीने तक अगर नॉमिनी नहीं आता है तो 6 महीने के बाद जो है आप
नॉमिनी के यहाँ जाएंगे और बताएंगे भैया आप नॉमिनी हैं, आप आके क्लेम कर दीजिए, हम अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएं, 6 मंथ, है ना। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। अब आता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट सर जैसे 1967। लास्ट वाला क्वेश्चन था सर, तो हम्म। इसमें मतलब जैसे आप मतलब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं हम कि इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन मतलब क्या लीगल इंफॉर्मेशन मानी जाएगी, ये किसी ने आगे बता इन्फॉर्मेशन दिया? को लिख के दे दिया या आके बता दिया, जैसे ही आपके संज्ञान में आ गया या न्यूज़पेपर में आ गया तो उस अकाउंट को आप रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए, क्योंकि नहीं ना। सर, जैसे मान लिया हमें कहीं से पता चला और हम्म। फिर ये कहीं से मामला, कोई मामला फंस गया, उसने कहा कहीं ने तो पता था, तो हमारे पास लिखित में नहीं है और हमें पता है, लेकिन तो हम तो डिनाई कर सकते हैं कि हमें नहीं ये पता है कुछ भी। आप जब तक कंफर्म नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आके फौजी प्रदीप जी बोले उनकी डेथ हो गई है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अब नर है कि हाथी है पता नहीं, ऐसे बोल दिए, तो आपने जाके रिस्ट्रिक्ट ना कर दो, नहीं तो आपके ऊपर लाइबिलिटी हो जाएगी। आप थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करेंगे ना, गांव में जाएंगे, आप पूछेंगे अश्वत्थामा मरा कि नहीं मरा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मर गया तो आप लगा दीजिए, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी होती है, व्यक्ति डेथ हो गई उसके बाद भुगतान होता है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। डेथ के बाद चेक पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अकाउंट जो है उसका टर्मिनेट हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा टर्मिनेट हो गया। उसने बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऑपरेट करूंगा, मेरे मरने के बाद मैनेजर साहब आप इस पैसे को सिर्फ भानु प्रताप जी को दे देना, आप किसी की बात मत मानना। तो आप सोचो, आप उसको मरने के बाद उसका पैसा चेक से आया, अभिषेक जी को दे दिए, अमन जी को दे दिए, तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो चलिए उस पर भी डिस्कस करेंगे आगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें सीखेंगे बारीकियों से। ये सवाल के बारे में जरा कोई साथी बताएं, राजकुमार जी या फौजी प्रदीप जी, ये कैसा सवाल आया था ये। सर ये ऐसे नहीं था, ये पूछा था कि काउंटर सर फीट अगर नोट है इसमें क्वेश्चन ये तो वो पूछा था सर कि जो किस एक्ट काउंटरफिट के थ्रू नोट गवर्न वगैरह होता से, है। हाँ, क्या लिखा था। काउंटरफिट नोट वगैरह से रिलेटेड जो चीजें आती हैं वो किस लॉ के अंदर आती है। काफी लंबा चौड़ा दिया था, लेकिन आंसर क्लियर था सर। आंसर क्लियर था। ओके, तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो है टेररिस्ट एक्टिविटी और उससे जुड़े हुए चीज़ों पे रहता है, और काउंटरफिट नोट से एसोसिएटेड रहता है, तो आप लोग उसको सही किए होंगे। आने वाले दिनों में एक सर सेशन इस पे यूपीए पे डेली पूछ रहा है, एग्जामिनेशन में हम एक छोटा सेशन भी कर लेंगे। हाँ जी, राजकुमार जी बताइए। सर उसमें आरबीआई एक्ट का भी जिक्र था, तो हाँ, ये जो काउंटर फीट नोट है सर, वो तो आरबीआई से भी तो थोड़ा सा नहीं गवर्न नहीं होता है ना। नहीं, काउंटरफिट आरबीआई से गवर्न नहीं होता, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध में आता है वो। अपराध होता है वो, अपराध देश जी को, सर। देश के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो वो अनलॉफुल जी। एक्टिविटी में आएगा ना, है कि नहीं, अनलॉफुल एक्टिविटी ओके। में। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी पॉलिसी या यूपीबी। हालांकि सवाल पूरी तरह से क्लियर नहीं था, आप लोग कुछ बताएंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आईटी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था। जो आईटी फेल्योर है, सिस्टम फेल्योर है, या सर्विसेज जो आईटी बेस पर है उनका फेल्योर कम हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी, फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को कम किया जाए, यही उद्देश्य रहता है। सिस्टम दुरुस्त हो, रोबोस्ट हो, ये बात कही गई है। कोई साथी डिस्कस करना चाहता है इस पर, तो बताइए सवाल कैसा आया था। सर आईटी सिक्योरिटी का मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ था और बीच में ये वाली लाइन मिसिंग थी कि रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, और वही ऑप्शन लिखा हुआ था रिड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और इंक्रीजिंग लॉस, और ये सब करके चार पांच ऑप्शन थे। सर आईटी बेसिकली ये फेल्योर नहीं था, मिशन शायद स्टेटमेंट फेलियर था। था सर। बेसिकली आईटी सिक्योरिटी का मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ था, उसमें बीच में एक लाइन मिसिंग थे। ओके। हाँ, तो ये जो है आप लोग इसमें कई साथियों का गलत भी हुआ है, बोल रहे हैं सर हमको थोड़ा सा सवाल समझ में नहीं आया। जी सर, हमारा भी गलत हुआ सर। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। ये भी थोड़ा आप लोग समझाइए कि ऐसा आया था, क्योंकि क्लियरिटी इसमें भी थोड़ा सवाल कम था। चेंज इन लीगल एंटिटी अब चेक इस कार्ड है, ये किस तरह का सवाल था। राज जी, ये सवाल याद आ रहा है कि किसी लीगल एंटिटी अब चेक में अगर चेंज करते हैं, हालांकि जैसा सवाल हमारे साथी ने बताया उसके हिसाब से मटेरियल अल्ट्रेशन है, और ऑप्शन में मटेरियल अल्ट्रेशन था कि अगर उसके पेई में अगर कोई चेंज कर देता है तो मटेरियल अल्ट्रेशन में आएगा। लेकिन आप लोग अगर कुछ इस सवाल के बारे में याद आ रहा है या कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं एक सवाल का सामना किए होंगे। और इसमें सर जैसे दो एम्बेजलमेंट नहीं। हम्म। तीन चार क्वेश्चन थे सर इससे चेक क्रॉसिंग से, तो हाँ, सर वो कंफर्म नहीं है कि इसमें, मतलब एक में तो मटेरियल अल्टरेशन था। हम्म।
4 क्वेश्चन आया था आपका, 4 क्वेश्चन चेक से आया था, बताइए। चेक से 4 क्वेश्चन आया था, और उसमें जनरल क्रॉसिंग भी पूछा गया था, काउंटर पे पेमेंट करेंगे, है ना, वो भी था, होल्डर इन वैल्यू भी था। तो ये हम्म। ये सवाल अगर ऐसी है तो भी मटेरियल अल्ट्रेशन होगा। मटेरियल अल्ट्रेशन ऑप्शन में था वहां पर। जी सर, था सर। ओके, है ना, चलिए बढ़िया। If the nominee is available, then it can be written in passbook as per the consent of customer. अगर कोई कस्टमर चाहता है कि उसका खाता नॉमिनी है और उसको पासबुक में या एफडीआर में भी लिखा जाए, तो क्या लिखा होता है? तो ये पॉपुलर सीरीज का है, आप लोगों ने सही किया होगा। नॉमिनेशन रजिस्टर्ड ऐसे करके आप लिखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया था, उसमें लिखा था कि एज पर आरबीआई पॉलिसी अगर हम्म। हम किसी खाते में नॉमिनेशन करते हैं तो हम उसमें क्या लिखते हैं। अच्छा, ऐसा आया था, तो उसमें ये नॉमिनेशन। आया था एज पर आरबीआई सर पॉलिसी, अगर लिखा किसी था कि खाते में नॉमिनी पासबुक करते पासबुक हैं पे और प्रिंट वो बाद प्रिंट में होता है तो क्या होता सस्पेंड है? होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ था। अच्छा, हाँ, तो क्या ऑप्शन बोलते क्या हैं क्या आए थे? पासबुक पे प्रिंट होता है तो? ऑप्शन, नॉमिनेशन रिकॉर्डेड, ऑप्शन में, नॉमिनेशन हाँ, रजिस्टर। अच्छा चलिए ऑप्शन में नॉमिनेशन रजिस्टर्ड था सर, ये ऑप्शन लगा अभी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इन सरल व्यापार लोन स्कीम ऑफ बीयूपीबी द प्री क्लोजर चार्ज इज नॉट एप्लीकेबल इफ क्लोज्ड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। अगर कितने दिनों, कितने महीनों के बाद अगर अकाउंट क्लोज करता है तो प्री क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा, जो नहीं सर, 1%। क्वेश्चन ये नहीं था क्वेश्चन सर, सर थोड़ा सा क्वेश्चन ये नहीं डिफरेंट था था। उसमें। उसमें था सर 12 क्वेश्चन मंथ ये में अगर बनाया क्लोज था, हो जा रहा है। सर क्वेश्चन में एक 12 मंथ दिया हुआ था सर। हम्म। उसमें ये क्वेश्चन सर पूछा ये था कि था सर कि ट्वेल्थ क्वेश्चन में मंथ अगर के 12 मंथ बाद, दिया हुआ था। एक एक करके, एक ट्वेल्थ आदमी। मंथ के बाद सर, हम्म। क्वेश्चन ये था कि ट्वेल्थ मंथ के बाद अगर वो सरल व्यापार लोन अगर बंद होता है तो उसके बाद चार्जेस क्या होंगे। तो सर उसके बाद नील चार्ज था, बस नील आंसर था सर उसका। अच्छा। 9 मंथ्स पूछा था। हम्म। सर विद इन हमारे यहाँ क्या है सर, सरल व्यापार योजना में अगर विद इन 12 मंथ कोई खाता बंद करता है तो 2% की पेनल्टी है सर। तो पेनल्टी है। यही पूछा गया था कि 12 महीने के अंदर कोई खाता अगर बंद करता है तो हम्म। उसकी पेनल्टी क्या होगी। ऐसा पूछा? 12 महीने के बाद था। नहीं 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 सर, सर, बारह 12 महीने के महीने 12 के बाद। महीने के बाद अंदर नहीं था भाई, पहले। 12 महीने के बाद था भाई। 12 महीने के बाद था सर। आफ्टर 12 मंथ था बोल रहे थे, मैक्सिमम लोगों ने यही बोला है, आफ्टर 12 मंथ क्या चार्ज लगेगा, तो उसमें नील चार्ज जी। लगेगा, जी ऐसा सर, सवाल। सेम यही था सर, आफ्टर 12 मंथ था हाँ सर। सर, आंसर नील था उसका, महीना नहीं था, मतलब नील क्वेश्चन। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि सवाल भेजने वाले भी आप हैं और सवाल अटेंड करने वाले भी आप हैं, लेकिन भेजने वाला इस तरीके से भेजा, उनका हिंट ही रहता है रिकॉल क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है आर्टिकल 6 ऑफ कन्वेंशन ऑफ म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन टैक्स मैटर रिलेटेड टू व्हिच कंप्लायंस। ये जो आर्टिकल 6 है कन्वेंशन ऑफ म्यूचुअल जो असिस्टेंट है, ये एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्स्ट है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से करता है, तो इससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन था इसमें? सर इसमें फटका था, एफएटीएफ था, हाँ, और भी दो चार ऑप्शन थे सर इसमें। तो ये टैक्स रिलेटेड जो है, वो एफएटीएफ जो है टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह से रहता है, और ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड जो एक नेशन से दूसरे नेशन रहता है, वो फटका कंप्लायंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उनके देश का कोई नागरिक यहाँ पर इनकम करता है तो उनके टैक्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, और उस पर वो कार्रवाई करते हैं अगर वो टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये तो देखिए नया टाइप का सवाल ऐड हुआ है। नॉर्मली ये पिछले 2 साल में किसी के साथ पूछा नहीं गया। विच अब मतलब सरप्लस और रिजर्व के बारे में पूछा गया। ज़्यादातर कैपिटल के बारे में पूछा जाता था, सीआरएआर के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, बिजनेस के बारे में, लेकिन यहाँ रिजर्व सरप्लस बीयूपीबी का पूछा गया। आप लोग बता देंगे, अभी चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, कितना है राजकुमार जी? 2676 सर। 2676 करोड़ जो है आपका रिजर्व एंड सरप्लस है। तो जैसे ज़्यादातर साथी जो है, हमें पता नहीं था सर, हमने तुक्का मारा था ऐसे करके बोला है, कई लोगों का तुक्का भी सही हो गया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका सही नहीं हुआ है, कोई और दूसरे क्वेश्चन के साथ होगा, क्योंकि कई लोगों में ऐसे मतलब क्लियर स्टैंड नहीं है अभी। तो सारे 60 सवाल आप देख के आप बता देंगे कि कोई 40 सही हुआ, 40 क्वेश्चन 50 सही हुआ, आप बता देना, तो उसके आधार पर फिर इंटरव्यू की तैयारी भी उस हिसाब से की जाएगी। जी चलिए सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट विल द इंक्रीज व्हाट विल बी द इंक्रीज इन रेंट हाउ मेनी परसेंटेज आफ्टर 5th ईयर ऑफ लीज एग्रीमेंट एज पर द प्रीमाइसेस पॉलिसी ऑफ यूपीबी।
जो लीज एग्रीमेंट होता है, ये कौन सा ब्रांच का है फौजी जी? देखो क्या ही भीड़ है। अच्छा, कोई कैंप वगैरह कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह कर। इसमें सर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ था। टाइम पीरियड नहीं दिया था? नहीं, क्या दिया था ये? ऐसे पूछा था कि 1.9 प्रीमाइस पॉलिसी के में हम्म। जो एग्रीमेंट होता है वो कितना इंक्रीज होता है और कितने साल में इंक्रीज होता है सर? अच्छा। ऐसे स्केलेट क्वेश्चन होता है कर। करके ऐसे कुछ किया किया था सर। हम्म। स्केलेशन आप ये कुछ करके दिया था, क्वेश्चन काफी लंबे थे। उसमें 5% 3 साल पर, 15% 5 साल पे, 10% 5 साल पे, और 3% 5 साल पे, ऐसे ऐसे करके दिया था 4 5 ऑप्शन। ओके। तो 5 साल में 15% की बढ़ोतरी होती है, उत्तर यही कहना चाह रहा है ना? सवाल जो है यही जी पूछ सर। रहा है। तो 5 साल में 15%, ये सही आंसर है आपका प्रीमाइस पॉलिसी में। और ये पुराने आपका जब बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक था, वही उस समय का तस्वीर है ये, किसी ब्रांच का ना? सर इसमें इस आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि 2020 के पॉलिसी में 15% 5 साल दिया है, और एक मित्र बता रहे थे कि 2022 की पॉलिसी है 10% 5 साल, और वो सर्कुलर मिला नहीं है, तो हम इसी को सही मान के चल रहे हैं। 5% 15 साल, हाँ, मतलब ये आया पंद्रह है, परसेंट सर्कुलर पाँच के साल साथियों ने भेजा है। मतलब 15% 5 साल का सर्कुलर भेजा है, मैंने देखा है। तो यही होगा। और बाकी कोई सर्कुलर और अपडेट वाला सर्कुलर होगा तो आप थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप। हम्म, मेरे कंधा बैठ जा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये क्या सवाल पूछा था ये भी समझ नहीं पाया मैं। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्ज विथ लोन अकाउंट इज टू बी कैरिड आउट विद इन हाउ, मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि किसी जो प्रॉपर्टी हमारे लोन में अटैच होता है, उसका वैल्यूएशन कितने साल में किया जाता है, ऐसा पूछा गया था? कि सेल डीड जी और सर। कि यही पूछा गया था सवाल? जी जी जी, वैल्यूएशन था, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितने साल में की जाती है? हाँ, वाह राजकुमार जी, अच्छा घर बनाए हो आप तो। आपका घर तो शानदार है, देखो है कितना प्यारा घर लग रहा है? वाह, ऐसा घर सबका हो। हम्म। बहुत बढ़िया। तो सर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सर हम्म। क्वेश्चन ये था कि प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद इन हम्म। हाउ मेनी इयर्स इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लोन, ये था। और नहीं, तीन साल पाँच ये तो साल सर आवास आवास ऋण में था सर, कि कितने पुरानी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए वो, हाँ, 25 साल नहीं, वाली। 25 साल वाली है। हम्म। इसमें ऑप्शन था सर 3 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर, यार, ऐसे करके। वैल्यूएशन वगैरह जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन कैलकुलेट करने के लिए 3 साल लेते हैं, सिक्योरिटी को करने के लिए 3 साल होगा। हैं, जगबीर सिंह जी आ गए, है ना? बहुत बहुत अभिनंदन ये है। सर तुक्का मारा था सर, सही हो गया। तुक्का मार दिए? तुक्का मार दिए, बताओ। बहुत बढ़िया बात है ना? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इफ द अमाउंट ऑफ चेक इज पेड देन द कलेक्टिंग बैंक इज कॉल्ड एज। अगर ये, अब कैसे सवाल आया था पता नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई चेक कलेक्शन के लिए दिया है और कलेक्शन का पैसा आया नहीं है, लेकिन उसके पहले आपने उसको दे दिया है पैसा, तो बैंक क्या होगा, ये पूछा गया है। क्या आप बताइए, आप लोग कैसा आया था? आप लोग तो अटेंड करके आए हैं। जो हम्म। आपने बताया सर वही बिल्कुल एक्यूरेट था, लंबे भाषा में था, लंबी भाषा में। और आंसर क्लियर था, होल्डर फॉर वैल्यू। होल्डर पर वैल्यू। और सेशन वगैरह में मैं बार बार वो चेक वाला भेजता था, तो उसको आप लोग पढ़े होंगे तो फटाफट इसको कर भी लिए होंगे, क्योंकि उसको बड़ा अच्छे तरीके से हमने बड़ा आराम से पढ़ाया है आपको। सारे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 4 5 वीडियो हैं, उन उसमें चेक के बारे में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से, है ना? तो सर ये। उसने सर उसने क्वेश्चन में तो हमें बहुत घुमाने की कोशिश करी, लेकिन आपने आंसर इतने रटा दिए थे ना, तो आंसर में नहीं घुमा पाया वो। हाँ, आंसर देख में होल्डर पर वैल्यू है तो बोले होल्डर पर वैल्यू टिक लगाइए, बाद में रात को सर के साथ डिस्कस करेंगे, देखा जाएगा, है ना? होल्डर फॉर वैल्यू उसका सही है। जी जी सर। एक क्वेश्चन आया था, ट्रेनिंग पॉलिसी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या था जरा बताइए? ये ट्रेनिंग पॉलिसी से क्या सवाल आया था? कोई साथी बताएंगे? इससे कोई किसी को याद आ रहा है क्या? ट्रेनिंग सर पॉलिसी से क्या आया था? ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग हमें लग रहा है पॉलिसी सर में उसी जो में था, आईटी रिलेटेड में था, ट्रेनिंग पॉलिसी कुछ करके स्किल, कुछ क्लियर नहीं है सर, ये बड़ा नहीं कंफ्यूजिंग। सर, इसमें था कि ट्रेनिंग पॉलिसी में जो स्किल होती है हम्म। उसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन था, और हम्म। दो तीन चीज़ और था। तो और बता। ये जो आप, और सर ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन ये मेरा गलत हो गया, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन मैंने लगा दिया, जबकि है दूसरा। हम्म। लीडरशिप था, लीडरशिप एंड स्किल था।
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और सर एक ऑप्शन था सर, लीडरशिप एंड मोटिवेशन ऐसे करके कुछ था, मैंने तो वो हाँ, किया सर। जो सारे तीनों में जो आता है ना वही था, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब करके था। अच्छा। हाँ ठीक बात है। तो ये ट्रेनिंग पॉलिसी के ऊपर जो प्रियम्बल होता है उसमें देख लीजिएगा, ये होगा। ट्रेनिंग पॉलिसी किसी के पास है तो घर जाके देख लीजिएगा। तो जब उसको पहला पन्ना देखेंगे ना, तो आप को अभी जब सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा था, देख के और ग्रुप में डाल दीजिएगा। जो चलिए। क्लास सर आप लिए थे उसकी भी पीडीएफ में है, जो क्लास हुई थी हम्म। उसकी भी पीडीएफ में था। मैं एग्जाम के बाद आके देखा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था, मेरा बहुत। गलत। चलिए अगला इन्होंने सर सवाल। बड़ौदा यूपी बैंक ने, एक मिनट सर, बड़ौदा यूपी बैंक ने उन्नयन, हमारे पास एक पोर्टल है जो, उस हाँ। पे उन्होंने 83-84 सर्कुलर डाल रखे थे, सारे क्वेश्चन उसी में से दिए थे। ओके। बहुत बढ़िया। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अप्लाइड इंटरेस्ट आफ्टर द ओटीएस सेटलमेंट पीरियड। अगर कोई ओटीएस सेटलमेंट होता है, 3 महीने के लिए हुआ है, 3 महीने के अंदर पैसा नहीं देता है, तो उस पैसे पर कितना रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, ये कहा गया है। कितना रुपए का इंटरेस्ट लगेगा? 12% सर। और सिंपल ही होगा ऐसा, है ना? 12% सिंपल वसूला जाता है उसमें, या 12 कैसा 12% ही डायरेक्ट पूछा था? ऑप्शन परसेंटेज डायरेक्ट पूछा था, 11.5, 11, 12, 12.5 ऐसे कर दिया था। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, लेकिन सवाल रिपीट सर लग रहा है, देखिए नोट से रिलेटेड, काउंटरफिट नोट से काफी सवाल पूछा है। इन ए सिंगल डिपॉजिट हाउ मेनी काउंटरफिट करेंसी नोट आर डिटेक्टेड, देन एफआईआर इज टू बी लॉन्च्ड बाय द नोडल ऑफिसर। क्या ये सवाल आया था? क्योंकि साथियों ने भेजा है। नहीं आया हुआ था सर, आया था, 4 एंड आया था? एबव। 4 एंड एबव था क्या? एबव 4 था इससे तो कुछ। बताइए, देखिए कितने सवाल आए थे काउंटरफिट करेंसी नोट से देखेंगे तो। पहला एक से ऊपर वाला सवाल आया था। दूसरा कि अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 4 से अधिक अगर काउंटरफिट करेंसी नोट आते हैं तो नोडल ऑफिसर जो है एफआईआर लॉन्च करेंगे। और दूसरा जो सवाल आया था वो काउंटरफिट करेंसी नोट यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज में, है ना? तो ये जो है 4 क्वेश्चन तो काउंटर फिट से थे सर, 5 या 6 क्वेश्चन चेक से थे। चेक से थे। हाँ। और बाकी जो रिकॉल क्वेश्चन से भी हमने देखा, रिकॉल क्वेश्चन से भी लगभग 20 सवाल तो रिकॉल क्वेश्चन के ही दिख रहे हैं। एक सवाल जो है वो बार बार पूछता था कि पीएमईजीपी का नोडल एजेंसी कौन सा है, लेकिन उसको नहीं पूछा है। पूछा क्या? नहीं, इस बार भूल गए उसको। है ना, वो सवाल नहीं पूछा। सर पिछली बार उन्हें 4 इंटरेस्ट रेट भी पूछे थे सर, बैंक रेट, सीआरआर, वो भी एक भी नहीं पूछी उसने इस बार। नहीं पूछा है। तो अभी अगर इसमें सर देखेंगे। प्रियोरिटी सेक्टर से और गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं हैं और आपका पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं। नहीं पूछा है, एक भी क्वेश्चन, है ना? और एक देखें कि प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट से भी नहीं पूछा है। और नॉमिनेशन से कोई सवाल नहीं पूछा, नॉमिनेशन से एक ना? था सर, एक था। क्या था? हाँ वही सर, था नॉमिनेशन कुछ रजिस्टर्ड करके। वाला। नॉमिनेशन, हाँ नॉमिनेशन रजिस्टर्ड वाला था, नॉमिनेशन रजिस्टर्ड वाला था। सर एक क्वेश्चन था। हेलो हम्म। हाँ। सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी किसी के पेपर में एक दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी हो? क्योंकि हाँ सर, तीन मेरे में सर क्वेश्चन दो एक्स्ट्रा में है। क्वेश्चन और थे जो अभी आपने इंक्लूड नहीं किया है। एक क्वेश्चन था सर कि चेक में अगर मतलब अमाउंट बस फिल है, डेट नहीं फिल है, तो उस चेक को हम क्या बोलते हैं सर? इनकम्प्लीट चेक उसका आंसर था सर। इनकम्प्लीट चेक है। हाँ, तो ये तो किसी साथी ने साझा नहीं किया। और एक क्वेश्चन था सर, और एक अगर सर चेक चेक से और था अनक्रॉस्ड है। एक क्वेश्चन और, कि सर अगर मतलब किसी ने दिया, ए ने बी को चेक दिया है, हम्म। और वो मतलब ड्यूरिंग उस कोर्स में वो बी क्या क्या कर सकता है उस चेक में, मतलब अगर पूरा फिलअप है तो उसमें क्या वो जनरल क्रॉसिंग के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता सर की? अच्छा। ये सर सर क्वेश्चन क्वेश्चन ये था आपने कि अगर कराया चेक था। ये क्वेश्चन सर अनक्रॉस्ड इस है। प्रकार से था हम्म। कि जैसे कोई अगर होल्डर है, किसी को चेक दिया है किसी को, तो हम्म। वो चेक लेके आया और बैंक में रिप्रेजेंट किया, तो उसमें ये था क्रॉसिंग उसमें कौन कौन कर सकता है। तो उसमें आंसर थे सर कि उसमें जो पेई है वो होल्डर से परमिशन लेगा तब कर सकता है, या फिर उसमें था होल्डर और पेई दोनों कर सकते हैं, या फिर और भी आंसर थे। तो होल्डर और पेई वाला मुझे सही लगा सर, वही मैंने किया। हम्म। उसमें था सर, अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो कौन से ऑप्शन सही है? तो उसमें था कि होल्डर कैन डू जनरल क्रॉसिंग, होल्डर कैन डू स्पेशल क्रॉसिंग, होल्डर कैन डू बोथ, और एक था होल्डर कैन डू स्पेशल क्रॉसिंग विद द परमिशन ऑफ ड्राइव, और एक और कोई ऑप्शन था। हाँ सर, यही यही क्वेश्चन था सर, एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा था। तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो फिर अलग अलग थे, या ऐसा अगर देखेंगे तो, है ना? सर इसका सर आंसर क्या होगा, काउंटर फिट होल्डर? से मेरे में ये जो आपने लास्ट में कराया सर, ये 4 नोट वाला, ये क्वेश्चन नहीं था पेपर में, हम हाँ, लोग ये मेरे मतलब में मेरे नहीं में था नहीं सर, था। 4 नोट वाला। हाँ सर, ये क्वेश्चन नहीं था सर।
नहीं था ये। अच्छा ये सर सर बस इसका दो आंसर क्या क्वेश्चन होगा, थे सर सर। ये था होल्डर सर। या जनरल क्रॉसिंग? अच्छा, कई लोग लेकिन इसको तो था बोल रहे हैं, तो उनके में अलग अलग होगा फिर, है ना। तो एक साथी सवाल पूछ रहे हैं, रिजर्व सरप्लस का क्या मतलब है। रिजर्व और सरप्लस दरअसल जब हम प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट को अपने बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए या आगे आने वाले जो हमारे जो रणनीति होती है या जो प्लानिंग होती है उसको आकार देने के लिए वो उसको रिजर्व रखते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके भविष्य के विकास के लिए निधि फंड रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये कहाँ से आता है, जो मुनाफा कमाते हैं हम उसी को का ही कुछ हिस्सा वहां पर डालते हैं और रिजर्व सरप्लस में जाता है। और जो यस सर। सर इसका आंसर क्या होगा? चेक अनक्रॉस्ड है तो होल्डर जो है जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, स्पेशल कर सकता है, दोनों सब कर कर सकता है, सकता या है, सब कर सकता है, दोनों कर सकता है ना सर? सब कर सकता है भाई, सब ठीक कर। ठीक। ठीक है। तो ओके। कुल मिला के अब आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आप अपना आकलन जो है सेल्फ अप्राइजल खुद कर लीजिए, कितने सवाल आपके बने हैं और कितने सवाल जो है आपके कम हुए हैं या जो है भूल हो गई है, उस पर आप कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके पास 20 नंबर और हैं इंटरव्यू के। उसके लिए मैं आने वाले दिनों में सेशन करूंगा और आपके लिए जो है पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि पूरा कला कौशल जो है बोलने बताने का है। जैसे बोलते समय हमको कितना धैर्य रखना है, कहाँ पॉज लगाना है, कितना बोलना है, कित मालूम सब रहेगा, लेकिन हमको बोलना कितना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। कैसे अ, दिखना है, अपने आप को देखना है, रिकॉर्ड करिए, आईना से देखिए खुद को, और आईना को देख के जो है मुस्कुराना सीखिए। बात करते समय आप खुद को पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो देखिए। आप खुद को इम्प्रेस कर पा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेरे सामने जो व्यक्ति रहेगा उसको भी मैं इम्प्रेस कर पाऊंगा। ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी को सिखाते रहता हूँ। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा हो। कई साथी बात नहीं करते हैं, स्क्रीन पर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, हमारी आलोचना ना हो जाए या हमसे कोई चूक ना हो जाए। इन्हीं सब का तो सामना करने के लिए आपको बातें करनी है, स्क्रीन पर आना है, अपने आप की रिकॉर्डिंग करनी है। आप जो भी हो, उस उत्तम हो या आप जो भी हो अच्छा हो, उसको और अच्छा बनाने के लिए आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। या जब हम कोई एक्ट करते हैं तो कुछ कमियां रहेंगी आंखें थोड़ी शबनमी रह जाएंगी, मौसम में कुछ नमी रह जाएगी, हम कितना भी संवार लें अपने आप को, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। कमी तो रहेगी लेकिन उसको सुधार करना की जरूरत है। आज ये अवार्ड, आज की ताज़ा तस्वीर आपके साथ देता हूँ। आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से ये एक पुरस्कार मिला है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा सभी साथियों का, और ऐसे पुरस्कार आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि जीवन बड़ा अद्भुत है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है और यही मेरी आशा भी है कि सभी उलझनों को अपने दिल से उतार दें। हाँ, कहाँ फौजी प्रदीप जी चले गए क्या बनारस वाले? हाँ सर, हाजिर हैं। हाँ, मैं बोला सभी उलझनों को अपने दिल से उतार दे, छोटी सी है जिंदगी, हंस के गुजार दे। सभी उलझनों को अपने दिल से उतार दे, छोटी सी है जिंदगी, इसे हंस के गुजार दे। अगर हंसने का मकसद ढूंढोगे ना तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। अगर हंसने का मकसद ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। कभी कभी मेरे दोस्त बेवजह मुस्कुरा दे, ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी। ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी, आप बेवजह मुस्कुराइए ना, ये जिंदगी वाह आप वाह। मुस्कुराएगी। और सृष्टि बोल रही है, वाह वाह। हाँ, सृष्टि बोल रही है, वाह वाह। मैं एक और बात आपको सिखा देता हूँ, अभी अभी बस 1 मिनट आपसे लूंगा, एक बात और सिखा देता हूँ। उसके पहले एक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूँ, आप लोग सबको अच्छा लगेगा, है ना। फौजी प्रदीप जी, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। बिल्कुल आ रही है सर। सर ये बोल रहे हैं थोड़ा लेट से जुड़े हैं, या तो तुरंत डाउनलोड करवा दीजिएगा सर, नहीं तो फिर थोड़ा लेट से जुड़े हैं सर, 5-6 क्वेश्चन देख नहीं पाए हैं सर। ठीक है, अभी हम डाल देंगे वीडियो। तुरंत, 10 मिनट के अंदर आपको डाल देंगे ये, चूंकि मेरे हैंडल पे है तो अभी तुरंत ही मिल जाएगा आपको, है ना। तुरंत डाल। ओके, थैंक यू सर, थैंक बस यू, आप थैंक लोगों यू। से सभी से निवेदन है, अभी आप देखिए, अभी 47 कैंडिडेट हैं और कल मेरा जन्मदिन है। 47 ईयर
कंप्लीट होके 47 के बाद का एक दिन कल आएगा। हैप्पी बर्थडे अगेन सर। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे सर सर। एडवांस में। कल एडवांस में बस हैप्पी बर्थडे सर। तो आज हैप्पी रात बर्थडे सर जी। आज रात को हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बधाई हो। मैं हैप्पी बस बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। तो मैं कह रहा हूँ कि जन्मदिन की बहुत 47 बहुत लोग बधाई जुड़े थे सर। अभी, क्योंकि जब सेशन चल रहा था तो 60-70 लोग थे। अभी 47 लोग जुड़े हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज जन्मदिन है मेरा, तो मैं अभी ग्रुप में कुछ ऑफर डालूंगा। आप अपने साथियों को जरा उनको ऐड करिए, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। एक अच्छा बर्थडे विश होगा। और केवल 48 नए मेंबर को साथ में लाइए, उस ग्रुप में ऐड करा दीजिए और हमारे साथ सीखने के लिए तैयार कर दीजिए। कल मतलब 47 साल पूरे होके 48वां साल स्टार्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से स्वस्थ रह के आप लोग के लिए जो है पूरी चीज़ें करते रहूँगा, है ना। कि कृपा कृपा सर सांवरी सर पार्टी। रखे ना, जिंदगी भर सेवा में लगाए रखना, है ना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, जिंदगी भर सेवा में लगाए रखना। तो आप लोग जो है चीज़ों के लिए करता रहूँगा। मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, और भी चीज़ें जो आपको आने वाले दिनों में मैं दूंगा। हाँ, तो मैं उसके बाद एक चीज़ और जो बता रहा था कि फौजी प्रदीप जी हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। जैसे हाँ तो तुलसी कथा में राम जी के हनुमान जी बैठे रहते थे, वैसे हम भी रहते हैं। चलो बहुत किसी बढ़िया। न किसी नाम से प्रदीप, पीके, डीके, टीके, ताकि थोड़ा सा सुनते रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह जैसे मान लीजिए हमारे प्रदीप जी मान लीजिए काले कलर का ड्रेस पहनते हैं, प्राय आप जब भी देखते हैं वो काले कलर का ड्रेस पहनेंगे, काले कलर का ड्रेस पहनेंगे। तो आप में क्या होगा, जब उनका बर्थडे होगा या कोई भी ओकेजन होगा, तो आप जब गिफ्ट खरीदोगे ना तो उनको काले कलर का दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि उनको शायद अच्छा लगता होगा, इसलिए आप जो है उनको उस कलर के गिफ्ट दे देते हैं। ठीक उसी तरह यूनिवर्स भी आपके साथ करता है। जो ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, जो भगवान है, जो निर्माता है, वो भी आपके साथ ऐसा ही करता है। वो देखता है कि इस व्यक्ति को क्या पसंद है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अगर प्रसन्नता खोज रहे हो, हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी बोलता है कि इसको ना प्रसन्नता पसंद है, इसको प्रसन्नता दे देता हूँ। तो वो प्रसन्नता दे देता है। अगर आप हमेशा दुखी रहेंगे तो यूनिवर्स बोलेगा अरे इसको दुखी रहना पसंद है, इसको हमेशा हम दुखी ही देखे हैं, तो इसको दुखी भेंट कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमेशा प्रसन्न रहिए। और जो बात मैंने कही कि सभी उलझनों को दिल से उतार दे, छोटी सी है जिंदगी, इसको हंसकर गुजार दे। अगर हंसी के मकसद ढूंढोगे तो पूरी उम्र कट जाएगी। ऐ मेरे दोस्त, कभी कभार बेवजह मुस्कुरा दे, ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी, ये जिंदगी भी मुस्कुराएगी। आप सभी उत्तम से सर्वोत्तम हो, इसके लिए आप तैयारी करते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी के गीत गाते रहिए। कल यूट्यूब पे लाइव आऊंगा मैं 9 बजे से लेके 10 बजे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग अगर आएंगे जन्मदिन में, केक काटेंगे हम आपके साथ, तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। पर्सनली लोगों से मिलना, आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान तो एक जगह है ही है, ज्ञान अलग बात है, लेकिन पर्सनल जो कनेक्शन है या एक दूसरे को जो हम आत्मीयता के साथ बात करते हैं, ये बहुत अद्भुत है। ये जीवन में चाहिए, इस यही जीने का आस है, यही जीने का सहारा है। आप सभी लोगों के बधाई को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा और बहुत खुशियां बांटेंगे। पार्टी भी होगी और इस तरह का ज्ञान का जो प्रज्ञा विचारों का आदान प्रदान भी चलता रहेगा। और कभी हेलो प्रदीप जी, कभी फुर्सत हो तो हमारे यहाँ भी आकर देखिए। दूर से पूछोगे तो खैरियत ही बताएंगे। कभी फुर्सत हो आपको तो हमारे यहाँ भी आइए, फिर बताएंगे कि कैसा जिंदगी है। अगर दूर से पूछोगे तो खैरियत ही बताएंगे हम। मतलब यहाँ पर आपको आएंगे तो लगेगा कि क्या जिंदगी है। तो आप सभी जो है जैसा मैंने निवेदन किया है, आप उस आधार पर हमारे साथ बने रहिए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। और फिर मुलाकात करेंगे कल जो लाइव सेशन होगा, और आपके साथ केक काटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी के गीत गाते नमस्ते रहिए। सर। नमस्ते।